हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए इकोनॉमिक्स की एक नई क्लास। और दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहेगी, एक बेहतरीन लेवल का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। आज की क्लास जो रहेगी अपनी, वो रहेगी बजट के ऊपर कि बजट कौन पारित करता है, बजट से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। सभी क्वेश्चनों के बारे में आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए, ताकि आपके पास आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, क्लासेस के शेड्यूल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको क्लासेस का शेड्यूल और जो भी पीडीएफ होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ होती है, वो आपको वहां पे अवेलेबल करवाई जाती है। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको दिया गया है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप सर्च करते हैं टेलीग्राम के अंदर एसकेसी डिफेंस एकेडमी, तो आपको वहां पे डायरेक्ट चैनल भी अपना मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक क्या है दोस्तों? बजट। क्या टॉपिक है दोस्तों? बजट अपना टॉपिक है। क्या टॉपिक है दोस्तों? बजट। पहले बात कर लेते हैं कि बजट क्या होता है। दोस्तों, जो बजट है, बजट क्या है दोस्तों? सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष के अंदर, सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष के अंदर आय और व्यय का लेखा जोखा क्या है दोस्तों? बजट है। तो सभी लोग लिखेंगे, सरकार द्वारा, सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष में आय व्यय, आय व्यय का लेखा जोखा, लेखा जोखा या ब्यौरा। लेखा जोखा को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ब्यौरा। क्या बोलते हैं? ब्यौरा। तो दोस्तों, सरकार एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी इनकम करती है और जितना एक्सपेंडिचर करती है, वही उसका क्या कहलाता है दोस्तों? बजट कहलाता है। अभी एक नाम आया दोस्तों यहाँ पे, वित्तीय वर्ष। क्या नाम आया है? वित्तीय वर्ष। इस वित्तीय वर्ष के बारे में समझते हैं। यहां से भी आपकी जो एग्जाम है, उसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं। तो वित्तीय वर्ष को इंग्लिश के अंदर बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर। क्या बोला जाता है दोस्तों? फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष। अभी बात करते हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से आता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो एक वित्तीय वर्ष है, उसकी शुरुआत कब से कब तक होती है, कि शुरुआत कब होती है और एंडिंग कब होती है। मीनिंग एक फाइनेंशियल ईयर का ड्यूरेशन कितना होता है। वर्ष है तो 365 दिन, ऑब्वियस सी बात है, जरूर होंगी। तो दोस्तों, जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है दोस्तों? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 31 मार्च तक। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि वर्तमान में कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है। तो अभी दोस्तों, वर्तमान की बात करें, करंट की बात करें, तो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2023-24 का, 2023-24 वित्तीय वर्ष। वर्तमान में कौन सा है दोस्तों? 2023-24 का वित्तीय वर्ष है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 2023-24 का वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों, ये स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2023 से कब तक चलेगा दोस्तों? ये चलेगा आपका 31 मार्च 2024 तक। कब तक चलेगा दोस्तों? 31 मार्च 2024 तक। और दोस्तों, फिर आएगी 1 अप्रैल 2024। 31 मार्च के बाद में 1 अप्रैल 2024। तो यहां से जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा दोस्तों 2024-25 का वित्तीय वर्ष। कौन सा वित्तीय वर्ष स्टार्ट होगा दोस्तों? 2024-25 का। अभी बात करते हैं दोस्तों अपने बजट के बारे में। वित्तीय वर्ष के बारे में दोस्तों हमने बात कर ली है, इसके बारे में आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर कोई आपको पूछ ले वित्तीय वर्ष क्या होता है, आप सभी बता सकते हैं कि वित्तीय वर्ष क्या होता है। अभी बात करते हैं आपका जो बजट है, बजट का, बजट का उल्लेख, बजट का उल्लेख संविधान में, बजट का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। बजट का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। क्या बोला दोस्तों? कि जो आपका बजट है, उसका जो उल्लेख है वो हमें संविधान के अंदर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, फिर संविधान, जो गवर्नमेंट है वो बजट क्यों बनाती है, बजट का हमें क्यों जरूरत पड़ती है, ये भी बात आती है। तो दोस्तों, अपने संविधान का एक आर्टिकल है 112,
आर्टिकल 112, कौन सा आर्टिकल है? 112वां अनुच्छेद। उसके अंदर दोस्तों एक शब्द का उल्लेख किया गया है, वार्षिक वार्षिक वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण। किसका उल्लेख है दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है आर्टिकल 112 के अंदर। तो दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है? एक वर्ष के अंदर जो भी वित्त का मतलब है दोस्तों धन, एक वर्ष के अंदर जो भी धन का लेखा जोखा है वो क्या कहलाता है दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण। और दोस्तों बजट के बारे में भी हमने क्या पढ़ा था? सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष के अंदर आय और व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है दोस्तों? आपका बजट कहलाता है। तो दोस्तों बातें तो दोनों एक ही है, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि संविधान के अंदर क्या बजट का उल्लेख है या संविधान के अंदर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो वहां पे आपको ये ऑप्शन भी मिलते हैं, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरण। तो दोस्तों जो बजट है उसका उल्लेख हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, जो बजट है वो कब पारित होता है, कौन प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों आप सभी नोट डाउन करेंगे, बजट प्रतिवर्ष बजट प्रतिवर्ष 1 फरवरी को बजट प्रतिवर्ष 1 फरवरी को वित्त मंत्री किसके द्वारा? वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? आपके दोस्तों वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और दोस्तों एक और होता है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। क्या होती है दोस्तों? आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। अभी दोस्तों बात करते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या होती है। आप सभी को पता है कि जो बजट है वो तो 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है, और अभी दोस्तों बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ये कब प्रस्तुत की जाती है और कौन प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है इसका पूरा पूरा संबंध है अपने बजट से। किससे संबंध है दोस्तों? बजट से। और जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है ये वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और दोस्तों जिस दिन बजट पारित होता है उससे एक दिन पहले बजट पारित होने से एक दिन पूर्व अर्थात 31 जनवरी। कब दोस्तों? 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों हम पढ़ेंगे कि बजट के कौन कौन से अवयव हैं। दोस्तों जो बजट के अवयव है वहां से भी हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बजट के अवयव के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? बजट के अवयव। सभी लोग हेडिंग लगाएंगे बजट के अवयव। और दोस्तों जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं वो आपको न तो ऑनलाइन के अंदर न मिलेगा, न ही कहीं पे आप अगर ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको इस बेहतरीन लेवल से कोई भी इकोनॉमिक्स कंप्लीट नहीं करवाएगा। जो भी ऑफलाइन कोचिंग है, ऑनलाइन कोचिंग है, वहां पे आपको हिस्ट्री करवा दी जाएगी, ज्योग्राफी करवा दी जाएगी, पॉलिटी करवा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों इकोनॉमिक्स की कोई बात भी नहीं करता कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही नहीं है, ऐसा बात करते हैं। लेकिन दोस्तों इकोनॉमिक्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी जगह पे। तो हम दोस्तों पहली बार यूट्यूब पे इकोनॉमिक्स का जो बैच लेके आए हैं उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, और आपको गारंटी है अगर आप पूरा बैच कंप्लीट कर लेते हैं, हमारी लगभग 15 क्लासेज होंगी। कितनी दोस्तों? 10 से 15 क्लासेज के बीच में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। 7 क्लासेज अपनी हो चुकी है, ये 8वीं क्लास अपनी चल रही है। और इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, अपना जो ये 10 से 12 क्लासेज का जो शेड्यूल है इसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो इकोनॉमिक्स का कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं बजट के अवयव के बारे में। तो दोस्तों बजट के अवयव को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। किसके अंदर? 2 पार्ट के अंदर हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला आता है आपका आय आधारित। क्या दोस्तों? आय आधारित। एक होता है दोस्तों आपका व्यय आधारित। दोस्तों अभी मैंने बजट के बारे में क्या बताया था आपको कि बजट क्या है? सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष के अंदर आय और व्यय का लेखा जोखा। तो बजट के कितने अवयव है दोस्तों? आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों आय और व्यय किसके अवयव है? बजट के अवयव है। अभी बात करते हैं दोस्तों जो आय आधारित
बजट है कि अवयव है, इसको भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो पार्ट है दोस्तों? उनमें आपका पहला पार्ट आता है राजस्व आय। कौन सा पार्ट है दोस्तों? राजस्व आय। और जो सेकंड आपका पॉइंट है वो है पूंजीगत आय। कौन सा है दोस्तों? पूंजीगत आय। पूंजीगत आय। और जो आपका व्यय आधारित बजट का अवयव है, इसे भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो पार्ट है दोस्तों? जो हमने इसके पार्ट बनाए वही दो पार्ट इसके हैं, लेकिन यहां पे आय है और यहां पे क्या आएगा दोस्तों? व्यय आएगा। तो पहला अपना बनेगा राजस्व है, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय। दूसरा बनेगा पूंजीगत, पूंजीगत, पूंजीगत व्यय। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्व आधारित। तो राजस्व आधारित व्यय क्या होता है और पूंजीगत व्यय क्या होता है? दोस्तों राजस्व, राजस्व के बारे में समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं राजस्व के बारे में। ये आगे हम पढ़ने वाले हैं, राजस्व क्या होता है, पूंजीगत क्या होता है। राजस्व वह होता है दोस्तों, राजस्व सरकार कलेक्ट करती है। दोस्तों कौन कलेक्ट करती है? राजस्व सरकार कलेक्ट करती है। दोस्तों आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर जो हमारी इनकम है, जो हम प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, उत्पाद खरीदते हैं या बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं, तो उस पर क्या लगाती है दोस्तों? टैक्स लगाती है। अगर हमसे कोई गलती होती है तो ट्रैफिक रूल के अंतर्गत हमारे ऊपर जुर्माना लगाया जाता है या और कोई जुर्माने लगते हैं, टैक्सेस लगते हैं दोस्त, उनसे गवर्नमेंट को इनकम होती है। और जो इनकम गवर्नमेंट को इन माध्यम से होती है उसको राजस्व आय के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है दोस्तों? राजस्व आय के अंतर्गत। बात कर लेते हैं आपका पूंजीगत के बारे में। पूंजीगत दोस्तों जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, जिनके ऊपर सरकार का आधिपत्य है, सरकार का स्वामित्व है, उनसे जो इनकम होती है और जो उनपे खर्चा होता है, वो खर्चा होने वाला है जो, वो तो पूंजीगत व्यय। और जो उनसे इनकम होती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट को, वो होती है दोस्तों पूंजीगत आय। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्व आय और पूंजीगत आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय के अंदर क्या क्या अंतर है। तो दोस्तों जो आपका राजस्व आय है उसको क्या बोला जाता है? राजस्व आय के अंदर इसमें इसमें ना तो ऋण बढ़ता है, ना तो ऋण बढ़ता है, न तो ऋण बढ़ता है, वह न ही संपत्ति न ही संपत्ति कम होती है, न ही संपत्ति कम होती है। क्या बात बोला है दोस्तों मैंने? इसमें ना तो ऋण बढ़ेगा, ऋण बढ़ता नहीं है, और न ही संपत्ति कम होती है। तो दोस्तों इसके जो एग्जाम्पल है उसके अंदर हम समझ सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। तो दोस्तों टैक्स, क्या दोस्तों? टैक्स, या हिंदी में बात करें तो कर, जुर्माना, टैक्स, कर, जुर्माना। इसके अलावा आपका हो जाएगा सरकारी कंपनियों से प्राप्त लाभ, प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने आपको बता दिया था कि क्या कहलाता है दोस्तों? राजस्व आय कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपकी पूंजीगत आय के बारे में। तो दोस्तों जो पूंजीगत आय है उसमें क्या होता है? ऋण में वृद्धि होती है। क्या होती है? ऋण में वृद्धि, ऋण में वृद्धि व ऋण में वृद्धि व संपत्ति में ऋण में वृद्धि व संपत्ति में क्या होती है दोस्तों? कमी होती है। ऋण में वृद्धि व संपत्ति में कमी होती है इसमें। दोस्तों यहां से जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। जो ये मैं आपको लाइंस बता रहा हूं दोस्तों, फर्स्ट सेकंड लाइन, यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आ जाएगा, सरकार किसी देश से या किसी प्राइवेट सेक्टर से जो ऋण लेती है, सरकार द्वारा लिया गया ऋण। तो दोस्तों इससे क्या बढ़ेगा? इससे ऋण में तो क्या हो जाती है दोस्तों? वृद्धि, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या लिया दोस्तों? यहां से ऋण लिया दोस्तों, तो ऋण में तो वृद्धि हो गई। अभी ऐसा तो नहीं है कि दोस्तों मैंने जाके बोल दिया, मान लीजिए मैं सरकार हूं, मैंने जाके बोल दिया मुझे ऋण चाहिए, मुझे 5 बिलियन का कर्ज चाहिए, मुझे आप दे दीजिए, ऋण दे दीजिए। ऐसा नहीं होता दोस्तों, हमें कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कुछ हमारी प्रॉपर्टीज है उनके शेयर हमको उनको देने पड़ते हैं।
तो दोस्तों जो शेयर देते हैं उनसे हमारी संपत्ति के अंदर क्या होती है दोस्तों, कमी होती है। और दोस्तों जो हमें ऋण मिलता है उस ऋण के अंदर क्या हो जाती है दोस्तों, वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपके राजस्व व्यय के बारे में। तो राजस्व व्यय क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर न तो ऋण में कमी होती है न ही संपत्ति में वृद्धि। न तो ऋण में न तो ऋण में वृद्धि न तो ऋण में वृद्धि न ही संपत्ति में कमी। न ही तो ऋण में वृद्धि और न ही संपत्ति के अंदर वृद्धि होती है। सॉरी दोस्तों, उल्टा हो गया। न तो ऋण में कमी न तो ऋण में कमी न तो ऋण में कमी न ही संपत्ति में वृद्धि। ये क्या है दोस्तों, आपका राजस्व व्यय है। तो दोस्तों जो राजस्व व्यय का जो आपका, अगर हम एग्जाम्पल की बात कर ले तो इसका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उसके अंदर हम रखेंगे आपका पहला एग्जाम्पल रख लेंगे सब्सिडी को। दोस्तों गवर्नमेंट हमें बहुत से चीजों के ऊपर सब्सिडी देती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों पेंशन की। किसकी बात कर लेते हैं, पेंशन। जो भी कर्मचारी है उनको क्या दी जाती है दोस्तों, पेंशन दी जाती है। पेंशन के अंदर दोस्तों केवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की पेंशन नहीं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, बल्कि इसके अंदर विधवा पेंशन, बेरोजगारी को जो भत्ता मिलता है वो, वृद्धावस्था पेंशन, सभी इसके अंदर काउंट होंगे। इसके अलावा दोस्तों सैलरी, क्या दोस्तों, सैलरी भी इसी के अंदर आएगी। तो दोस्तों क्या क्या बोला दोस्तों, सब्सिडी, पेंशन, सैलरी। इसके अलावा दोस्तों ऋण लेना सॉरी ऋण लेना, इसको हटा दीजिए आप, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक आपका एग्जाम्पल हो गया सब्सिडी, दूसरा हो गया पेंशन, तीसरा हो गया सैलरी। अपने पूंजीगत व्यय के बारे में, तो दोस्तों इसमें ऋण कम होगा, ऋण कम होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, ऋण में कमी होती है। और दोस्तों जो आपकी संपत्ति है, क्या है दोस्तों, संपत्ति में वृद्धि। ऋण में कमी और संपत्ति के अंदर क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों आपका पूंजीगत व्यय है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। तो दोस्तों किसी बांध निर्माण, स्कूल निर्माण या कोई जो टूरिस्ट प्लेस है, क्या है दोस्तों, टूरिस्ट प्लेस का निर्माण, या किसी दोस्तों बड़े मंदिर का निर्माण, टेंपल का निर्माण, किसी धार्मिक स्थल का निर्माण, ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, आपका पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट इन्हीं चारों को ध्यान में रखते हुए अपना बजट तैयार करती है। किस किस को दोस्तों, राजस्व आय को, कि हमें कितनी आय होगी, राजस्व से हमें कितनी आय होगी, पूंजीगत आय हमें कितना ऋण लेना पड़ेगा किसी देश से, उसके ऊपर। तो दोस्तों राजस्व आय और पूंजीगत आय, तो यह तो क्या दोस्तों, सरकार की इनकम है। यहां से सरकार पता लगाती है कि हमारे पास इतना रुपया आएगा। और दोस्तों जो राजस्व व्यय है और पूंजीगत व्यय है, इनसे दोस्तों गवर्नमेंट यह पता लगाती है कि हमें पेंशन, सैलरी, योजनाओं के माध्यम से जनता को इतना पैसा देना है, और कुछ जगहों का निर्माण भी करना है हमें, जैसे नए स्कूल हो गए, कोई बांध हो गया, डैम हो गया, किसी टेंपल का निर्माण करना है या किसी प्लेग्राउंड का निर्माण करना है, वो किसके अंतर्गत आते हैं, आपके पूंजीगत व्यय के अंदर। जब किसी देश को दोस्तों ऋण लौटाना है, मान लीजिए इंडिया पे बात लेते हैं, इंडिया ने किसी देश से ऋण लिया था और वो ऋण लौटाना है, तो इसके अंदर आप एक और लिख लेंगे, ऋण भुगतान है। क्या लिखेंगे दोस्तों, ऋण भुगतान भी किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, आपका पूंजीगत व्यय के अंदर आता है। अभी दोस्तों एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, जो कि एग्जाम के अंदर पूछा गया था और लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सभी लोग क्वेश्चन लिखेंगे और एग्जाम में आपको आगे भी देखने को मिल सकता है। निम्न में से राजस्व व्यय निम्न में से राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है। किसका उदाहरण नहीं है दोस्तों, राजस्व व्यय का। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन दे रखे थे, पहला दे रखा था आपको ब्याज का भुगतान। क्या दे रखा था दोस्तों, ब्याज का भुगतान। क्या दे रखा था दोस्तों, ब्याज का भुगतान। एक आपको दे रखा था दोस्तों इसके अंदर पेंशन।
जो आपका बी ऑप्शन है वो है दोस्तों वेतन देना। क्या है दोस्तों? वेतन देना। जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो है योजनाओं पर खर्च। योजनाओं पर योजनाओं पर व्यय। क्या है दोस्तों? योजनाओं पर व्यय। और जो आपका डी ऑप्शन दे रखा था वो आपको दे रखा था सब्सिडी। क्या दे रखा था? सब्सिडी। और आपको एक पांचवा ऑप्शन दे रखा था दोस्तों नन। क्या दे रखा था दोस्तों? नन। अभी आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे, यह आज का आपका क्वेश्चन रहेगा कि ब्याज निम्न में से राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है? ब्याज का भुगतान, वेतन देना, योजनाओं पर व्यय, सब्सिडी और नन। एक बार मैं आपको राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय फिर से समझा देता हूं कि राजस्व व्यय के अंदर क्या होता है दोस्तों। मान लीजिए सब्सिडी गवर्नमेंट किसी को दे रही है। क्या दे रही है दोस्तों? सब्सिडी दे रही है। क्या दे रही है दोस्तों? सब्सिडी। तो सब्सिडी से दोस्तों किसी गवर्नमेंट का ऋण कम नहीं होता, ऋण में कमी नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों जब हमें गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो उससे ऋण में तो कमी नहीं हुई। और दोस्तों उस सब्सिडी से गवर्नमेंट ने कोई संपत्ति भी नहीं खरीदी, किसी चीज का भी निर्माण करवाया नहीं करवाया, तो संपत्ति के अंदर भी वृद्धि नहीं होती है। यह तो कौन सा है दोस्तों? राजस्व व्यय। अभी बात कर लेते हैं पूंजीगत व्यय के बारे में। तो मान लीजिए दोस्तों गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन है बांध का निर्माण करवाया, मान लीजिए किसी डैम का निर्माण करवाया, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक बिजली संयंत्र लगा दिया, बिजली उत्पादन का एक संयंत्र लगा दिया, उससे गवर्नमेंट बिजली बेच रही है। बांध किसी नदी पे बनाया गया है, वहां से बिजली का निर्माण हो रहा है, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रही है वहां से, तो गवर्नमेंट को वहां से क्या हो रही है दोस्तों? इनकम हो रही है। तो उस इनकम से दोस्तों गवर्नमेंट का ऋण क्या होगा? कम होगा। और उसके संपत्ति के अंदर क्या हुई दोस्तों? वृद्धि हुई, क्योंकि उसने बांध का निर्माण करवा लिया और बांध के निर्माण के बाद में उसने वहां पे बिजली संयंत्र स्थापित कर लिया। तो इससे उसकी संपत्ति में भी वृद्धि हुई और ऋण के अंदर भी कमी हुई। अभी आप मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आपको आने वाली एग्जाम्स के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं घाटे के बारे में, कि घाटे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से घाटे होते हैं, और एग्जाम में आपका क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। दोस्तों जो आपके घाटे होते हैं वहां से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं दोस्तों? फॉर्मूले पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला आता है अपना बजट घाटा। बजट घाटा। तो दोस्तों घाटा कब होता है? घाटे का मतलब है दोस्तों हानि। क्या होता है दोस्तों? हानि। तो दोस्तों हानि कब होती है? जब व्यक्ति की आय है, क्या है दोस्तों? आय इज लेस देन व्यय। जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर, क्या है दोस्तों? जो आय है वो एक्सपेंडिचर से कम है। दोस्तों मान लीजिए आपने कमाए कितने रुपए? 100 रुपए, और खर्चा कर दिया दोस्तों आपने 150 रुपए का, तो आपको क्या हुआ? घाटा हुआ। कितने रुपए का घाटा हुआ? 50 रुपए का घाटा हुआ। दोस्तों इसी को क्या कहा जाता है? घाटा कहा जाता है। अभी बात कर ले दोस्तों आपका बजट घाटा क्या होता है। दोस्तों बजट घाटे का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों बजट घाटा क्या होता है, तो आप सभी लोग नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले तो आप लिख लेंगे कि आय, घाटा क्या होता है? आय लेस देन, आय लेस देन व्यय, आय लेस देन व्यय। और आप लिखेंगे फॉर्मूला बजट घाटा, बजट घाटा बराबर आय माइनस, आय माइनस व्यय। कि आपकी आय कितनी थी, राजस्व आय और आपकी जो पूंजीगत आय थी उनका योग। क्या दोस्तों? राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय माइनस, फिर आप कोष्टक लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे पूंजीगत व्यय प्लस आपका राजस्व व्यय। तो जो भी आपके पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा दोस्तों बजट घाटा। क्या निकल के आएगा दोस्तों? बजट घाटा। एक होता है संतुलित घाटा। क्या होता है दोस्तों? संतुलित, संतुलित घाटा, या संतुलित हम इसको बजट भी बोल सकते हैं कि संतुलित बजट कौन सा होता है। तो दोस्तों संतुलित बजट का भी फॉर्मूला आपको पूछ लिया जाता है। इसके अंदर होता है दोस्तों आय इक्वल टू, आय बराबर होती है व्यय के। क्या होती है दोस्तों? आय बराबर होती है व्यय के। जब दोस्तों इनकम आपके एक्सपेंडिचर के बराबर होगी तो आपका जो बैलेंस है वो बना रहेगा। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? संतुलित बजट कहा जाता है। एक आता है दोस्तों आपका अतिरेक बजट। कौन सा बजट? अतिरेक बजट। कौन सा बजट दोस्तों? अतिरेक बजट। अतिरेक बजट के अंदर क्या होता है दोस्तों? आपकी आय ज्यादा होती है,
आय ज्यादा होती है किससे? आय ज्यादा होती है किससे? आपके व्यय से। जब आपकी आय ज्यादा है और आपका जो व्यय है, खर्चा वो कम है, तो वो क्या होगी दोस्तों? अतिरेक बजट के अंदर ये फॉर्मूला आता है। अभी दोस्तों अतिरेक, अति यानी ज्यादा, अति का अर्थ होता है ज्यादा। तो दोस्तों यहां से आपको याद रखना है, ज्यादा क्या है? आपकी आय है, और आपका जो व्यय है वो क्या है? कम है। तो ये कौन सा प्रकार का बजट है दोस्तों? अतिरेक बजट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, एक आता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। दोस्तों ये भी एकदम डायरेक्ट आपका एग्जाम के अंदर फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों जो राजकोषीय घाटा है उसका फॉर्मूला होता है कुल आय। दोस्तों क्या? कुल आय, कुल आय माइनस कुल व्यय, कुल व्यय। और दोस्तों इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज है जो ऐड हो जाती है, एक एक्स्ट्रा टर्म है वो ऐड हो जाती है, ऋण को छोड़कर। व्यय के अंदर ऋण को छोड़कर जो आपका व्यय है उसके अंदर ऋण को काउंट नहीं किया जाता है कि आपने कितना ऋण चुकाया है, ऋण को छोड़ दिया जाता है और आपका राजकोषीय घाटा काउंट कर लिया जाता है। नेक्स्ट आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आपकी एग्जाम में भी पूछा जाता है, वो आता है आपका प्राथमिक घाटा। किस प्रकार का घाटा दोस्तों? प्राथमिक घाटा। कौन सा दोस्तों? प्राथमिक घाटा। तो दोस्तों प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला होता है राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस आपका राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। ये क्या होता है दोस्तों? आपके प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला होता है। दोस्तों तो घाटे के जो भी फॉर्मूले बनते हैं, एक फॉर्मूला आपका बजट घाटे का, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बजट घाटे का फॉर्मूला क्या होता है। एक आपका अतिरेक बजट के बारे में पूछा जाता है कि अतिरेक बजट के जो आपको 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे कि अतिरेक बजट के अंदर क्या होता है। फिर आपको पूछा जाता है राजकीय घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटे के बारे में। तो दोस्तों इन चारों को, बजट घाटा, अतिरेक बजट, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, इन चारों को आपको अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करने वाले हैं राजकोषीय नीति के बारे में। जिस प्रकार दोस्तों हमने मौद्रिक नीति पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी दोस्तों? मौद्रिक नीति। उसी प्रकार से हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आपके राजकोषीय नीति के बारे में। अभी एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है दोस्तों कि राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में क्या अंतर है। तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि जो राजकोषीय नीति है उसके अंदर और आपकी जो मौद्रिक नीति है उसके अंदर क्या अंतर है। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम? राजकोषीय, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति पढ़ने वाले हैं। अभी बात कर लेते हैं कि इसके अंदर और आपकी मौद्रिक नीति के अंदर क्या अंतर है। एक छोटा सा अंतर आपको बता देता हूं, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको कंट्रोल कौन करता है दोस्तों? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन कंट्रोल करता है दोस्तों? आरबीआई कंट्रोल करता है। और जो आपकी राजकोषीय नीति है इसे कौन कंट्रोल करता है दोस्तों? इसे कंट्रोल करता है वित्त मंत्रालय। कौन करता है दोस्तों? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय इसको नियंत्रित करता है। और मौद्रिक नीति कौन बनाता है दोस्तों? इंडिया के अंदर आरबीआई बनाता है। एक और अंतर है दोस्तों, राजकोषीय जो नीति है इसके अंदर वित्त वर्ष के आय और व्यय को किस प्रकार से खर्च करना है उसके बारे में जो भी डाटा है उनके आधार पर इसको कलेक्ट किया जाता है और राजकोषीय नीतियां बनाई जाती है। लेकिन जो आपकी मौद्रिक नीति है उसके अंदर क्या किया जाता है दोस्तों? मौद्रिक नीति के अंदर जो आपकी बैंक की रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इसके अलावा जो ब्याज की दरें हैं उनको कंट्रोल करने की जो नीति है वो क्या कहलाती है? मौद्रिक नीति। दोस्तों अगर आपको पूछ लिया जाए राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के अंदर डिफरेंस पूछ लिया जाए तो ये दो डिफरेंस है। आरबीआई वाला और वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष के आय और व्यय का लेखा जोखा, बैंक के रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ब्याज दरों, इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो यही इसके अंदर अंतर है। अभी बात कर लेते हैं अपनी राजकोषीय नीति के बारे में। बनाता कौन है? सबसे पहले तो आता है क्वेश्चन, बनाता
कौन है? तो जो राजकोषीय नीति है वो कौन बनाता है दोस्तों? वित्त मंत्रालय। कौन बनाता है दोस्तों? वित्त मंत्रालय आपकी राजकोषीय नीतियां बनाता है। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजकोषीय नीति कौन बनाता है, और उसके अंदर आप सभी ऑप्शन ढूंढते हैं वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, लेकिन आपको कहीं पर भी वित्त मंत्रालय ऑप्शन के अंदर नहीं मिलता है, और ऑप्शन के अंदर आ जाता है दोस्तों भारत सरकार। क्या ऑप्शन आता है दोस्तों? भारत सरकार। और दोस्तों यहाँ पे यही इसका राइट आंसर होता है, क्योंकि जो वित्त मंत्रालय है वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? आपकी भारत सरकार के अंतर्गत ही आता है। तो दोस्तों अगर आपको एग्जाम में वित्त मंत्रालय ऑप्शन के अंदर मिले तो आप वित्त मंत्रालय करके आएंगे, और भारत सरकार अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो आप वहां पे भारत सरकार करके आएंगे कि राजकोषीय नीतियां भारत सरकार या वित्त मंत्रालय बनाता है। अभी बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। क्या दोस्तों? उद्देश्य। तो दोस्तों जो आपकी राजकोषीय नीति है उसका उद्देश्य क्या है? मूल्य के अंदर स्थिरता, मूल्य स्थिरता कि बाजार के अंदर ज्यादा मूल्य न हो। कौन निर्धारित करता है? राजकोषीय। और एक है आर्थिक विकास। क्या है दोस्तों? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास। इसके अलावा बात करें, एक तो है मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास, इसके अलावा तीसरा जो उसका उद्देश्य है पूर्ण रोजगार। क्या है दोस्तों? पूर्ण रोजगार, कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्राप्त करवाया जाए, देश के अंदर आर्थिक विकास हो, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो, और जो मूल्य के अंदर स्थिरता है, जो डॉलर के मुकाबले पैसे, जो अपना रुपया है उसकी जो पावर है उसको बढ़ाया जाए, मूल्य के अंदर स्थिरता लाई जाए। वो किसके कारण होता है दोस्तों? जो राजकोषीय नीति है उसका क्या है? ये उद्देश्य होता है कि उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। और दोस्तों जो आपकी राजकोषीय नीति है वो किसका निर्धारण करती है कि गवर्नमेंट कितना बजट लेके आएगी और वित्त मंत्री कितना बजट प्रस्तुत करता है। तो आप सभी लोग लिखेंगे, इससे जो आपकी राजकोषीय नीति है इसे बजट नीति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे बजट नीति, बजट नीति भी कहते हैं, बजट नीति भी कहते हैं। अभी दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के अंदर आप देखेंगे, पहला आता है आपका टैक्स। क्या आता है दोस्तों? टैक्स। इसके अलावा बात करें तो आपकी आती है सार्वजनिक आय। क्या आती है दोस्तों? सार्वजनिक, सार्वजनिक आय व व्यय, सार्वजनिक आय व व्यय। दोस्तों दोनों को काउंट करके, दोनों को ध्यान में रखते हुए, और टैक्सेज और जो जुर्माने होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए किसका निर्धारण किया जाता है? राजकोषीय नीति का निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास के अंदर हमने बजट को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों बजट से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो इस क्लास से बाहर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों जो करंट के अंदर जो बजट पारित हुआ था 2023-24 का, उसको हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी या कोई एग्जाम आएगी उसके पास में कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लासेस के शेड्यूल और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और अपनी अगली क्लास का टॉपिक रहने वाला है दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान। दोस्तों यहां से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो अगली क्लास के अंदर 5 ईयर प्लान हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अपने माइंड सेट को ऐसे करके आना कि जो 5 ईयर प्लान है, 12 5 ईयर प्लान आए थे, उनको हमें क्लास के अंदर ही याद करके जाना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।